श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लास में मैं डॉक्टर एस के बारटिया आप समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम नेट एग्जाम सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो टॉपिक आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं यह न केवल रिलेटेड सब्जेक्ट में पूछा जाता है, परंतु आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस इत्यादि जो एग्जामिनेशंस ऑर्गेनाइज की जाती है, इनमें यह टॉपिक अधिकांशतः पूछा जाता रहा है। और न केवल ज्योग्राफी बेस्ड, परंतु विदाउट ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट को यह टॉपिक बहुत अधिक कंफ्यूज करता है। अधिकांशतः शिकायत ये रहती है कि सर नदियां हमारे समझ में नहीं आती है। आज हम इसी नदी तंत्र को सीखने का प्रयास करेंगे। अर्थात हमने जो टॉपिक शामिल किया है ये है भारत का अपवाह तंत्र, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। निश्चित रूप से देखिए, विदाउट ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट का की ये शिकायत रहती है कि नदियां सर कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ निकल जाती है, हमें कुछ इसमें पता नहीं चल पाता है। देखिए, आज हम इस टॉपिक से संबंधित रहने वाली जो शिकायत है उसको बेसिक फंडामेंटल के आधार पर, मानचित्र विधि के आधार पर इसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात नदियां चाहे राजस्थान की हो, नदियां चाहे भारत की हो, नदियां चाहे एशिया की हो, छात्राओं नदियां चाहे संसार की हो, इस टॉपिक में यदि कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तब पीएचडी तक करवाने की गारंटी है। आगे बढ़ जाइएगा। इस प्रकार आज हम जो अपवाह तंत्र सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन भारत से संबंधित जो बन पाता है वह है भारत का जल बजट। अर्थात भारत का कुल जो जल बजट है वह है 3600 अरब घन मीटर। अर्थात यह कुल जल बजट जो है भारत को प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3600 अरब घन मीटर जल में से कुछ जल वाष्पित हो जाता है, कुछ जल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, वह धरातल पर सतही जल या प्रवाहित होने लगता है। कुछ जो जल है ऊपरी परतों में प्रवेश कर जाता है और कुछ जल निचली परतों में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार ऊपरी परतों में प्रवेश करने वाले जल को कुएं, ट्यूबवेल के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, परंतु निचली परतों में प्रवेश करने वाला जल पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे इस टॉपिक में जो वाहित जल है, सरफेस वाटर है, वाहित जल है, सरफेस वाटर है, को ही शामिल किया गया है। अर्थात इस 3600 अरब घन मीटर जल में से जो भारत का वाहित जो जल बजट है या जो नदी दरोड़ों में प्रवाहित होता है वह है 1600 अरब घन मीटर। यह नदियों में प्रवाहित होता है। इसी प्रकार नदियों के प्रवाह से संबंधित जो है, जो इसमें बेसिक क्वेश्चंस बन पाते हैं, हमें इसमें सबसे पहले जो जानना है वह है नदी द्रोणी। अर्थात किसी निश्चित धारा में प्रवाहित होने वाली वाहिकाएं, जल की धाराएं, प्रवाहित होने वाली वाहिकाएं, जल की धाराएं जो है वाहिकाएं कहलाती है। यह निश्चित
जो है अधिकांश क्षेत्र या दिशा में प्रवाहित होती है। इसके साथ साथ मुख्य नदियां, मुख्य वाहिकाएं, सहायक नदियां, छोटी वाहिकाएं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रवाह तंत्र को ही अपवाह तंत्र नाम से पुकारा जाता है। तब हम ये जान पाए हैं कि नदी द्रोणी अर्थात नदी द्रोणी को ही, अर्थात नदी के जो प्रवाह है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, भारतीय जल का विभाजन करने के लिए एक काल्पनिक रेखा जो है वह निर्धारित स्थानों से मानी गई है। इस काल्पनिक रेखा को हमें इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले सीखना है। यह काल्पनिक रेखा है भारत जल विभाजक रेखा। हम इसको संक्षिप्त में IWDL, इंडियन वाटर डिवाइड लाइन के रूप में जान सकते हैं। यह रेखा उत्तराखंड से प्रारंभ होकर के और ये जो है पश्चिमी तट के समानांतर प्रारंभ होकर पश्चिमी तट के समानांतर यह जो है कन्याकुमारी तक मानी गई है। हम मानचित्र में इसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो है उत्तराखंड से इस काल्पनिक रेखा को माना गया है। यहाँ जो है दो नदियों के क्षेत्र होने के कारण इसको जो है घुमाया गया है। इसके बाद में ये पश्चिमी तट के समानांतर जो है यहाँ कन्याकुमारी तक काल्पनिक रेखा के रूप में मानी गई है। जी हाँ, आगे बढ़िए। इस प्रकार जो नदी द्रोणी या जो प्रवाह क्षेत्र है, नदी द्रोणी या प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत के धरातल को निम्न 3 अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है। अर्थात इस क्रम में जो मुख्य 3 जो अपवाह तंत्र आते हैं, सबसे पहले है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। जी हाँ, दूसरा जो आता है वह है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और इसी क्रम में जो शामिल है वह है आंतरिक अपवाह तंत्र। ये 3 प्रमुख जो है भारत में अपवाह है, ये जो है तंत्र पाए जाते हैं। हम मानचित्र में इसे सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, IWDL, इंडियन वाटर डिवाइड लाइन का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, भले ही देखिए किसी भी प्रांत का इसमें भूभाग शामिल हो, अर्थात क्रम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ भाग उत्तराखंड का इसमें शामिल है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, फिर इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ भाग तमिलनाडु का और केरला तक का जो भाग इसमें शामिल है। अर्थात ये जो हम यूं इसे समग्र रूप में हम ये जान सकते हैं कि IWDL का जो पश्चिमी भूभाग है, इस पश्चिमी क्षेत्र के किसी भी राज्य या पर्वत श्रेणी से उद्गम होकर के नदियां जो है ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र की नदियों को जो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार IWDL का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, भले ही किसी भी पर्वत श्रेणी से उद्गम हो या किसी भी राज्य के क्षेत्र से ये नदियां उद्गम हो, ये नदियां इस रेखा के ये जो पूर्वी भाग से उद्गम होकर के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार छात्राओं, देखिए, एक जो है पर्टिकुलर स्पेशल एरियाज अर्थात एक विशेष क्षेत्र ऐसा है जो कि थार मरुस्थल इसमें शामिल किया जा सकता है।
अर्थात इस मरुस्थलीय प्रदेश की नदियां मौसमी होती है, वर्षा ऋतु में कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है और ये नदियां अर्थात मौसमी होने के कारण, वर्षा ऋतु में प्रवाहित होने के कारण और ये जो है कुछ दूरी तक आसपास के क्षेत्रों में प्रवाहित होने के पश्चात ये नदियां या तो खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरनसर इत्यादि में गिरती है, या ये नदियां आसपास के रेतीले टीलों में विलुप्त प्राय हो जाती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, द इनर फ्लो सिस्टम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसी प्रकार जो नदियों का उद्गम स्थल है या जो नदियों के प्रवाह की जो प्रकृति है, अर्थात उद्गम स्थल या प्रवाह की प्रकृति के आधार पर भारतीय नदियों को अधिकांशतः निम्न दो भागों में या दो वर्गों में विभक्त किया गया है। अर्थात इस वर्ग के अंदर जो है हिमालय की नदियां या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, दूसरा जो वर्ग है वह है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। आज हम इन दो मुख्य वर्गों में से एक वर्ग की विशेषताओं के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने जो शामिल किया है हिमालयी अपवाह तंत्र, अर्थात उत्तर भारत की नदियां या हिमालयी अपवाह तंत्र की विशेषताओं के रूप में कुछ क्वेश्चंस जो है वो कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। और देखिए, आपको सरप्राइज हो पाएगा कि कभी इतना सिंपल, इतना साधारण, वेरी सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, एक क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा गया है वह अपवाह है तंत्र जिसकी नदियां सदाबहार होती है। इसके अंदर ऑप्शन ए आंतरिक अपवाह है तंत्र, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी हिमालय की नदियां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परिणाम स्वरूप देखिए, सदाबहार नदियों के रूप में अधिकांशतः हिमालय की नदियों को शामिल किया जाता है। तब विशेषताओं के रूप में हमने क्वेश्चन शामिल किया है सदाबहार, हिमालय की सदाबहार नदियां, अर्थात वह नदी तंत्र जिसकी नदियां सदाबहार होती है, उत्तरी अपवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन इस रूप में आता है कि कौन से नदी तंत्र में हिम का पिघला हुआ जल प्रवाहित होता है? आंसर है हिमालय की नदियों में। इसके साथ साथ आगे जो है हिमालय की नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन बन पाता है कि वह कौन सा नदी तंत्र है जिसकी नदियां मृदा बहा कर लाती है? यह है हिमालयी नदी तंत्र। इसके बाद में जो क्वेश्चन बन पाता है वह कौन सा नदी तंत्र है जिसकी नदियां निरंतर तलछट जमा करती रहती है? परिणाम स्वरूप जो उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है, हिमालयी नदी तंत्र है, ये नदियां जो है निरंतर मिट्टी बहा करके लाती है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन जो बन पाता है कि समतल मैदानों के निर्माण में कौन से क्षेत्र की नदियों का योगदान रहा है? देखिए, विशाल मैदान का जो निर्माण है इसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अधिकांश योगदान रहा है। इन नदियों के द्वारा निरंतर तलछट जमा करने से और जो है इन समतल मैदानों का निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप ये नदियां अधिकांशतः जो है बाढ़ें लाती है, अर्थात ये नदियां जो है समतल मैदानी प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इनका ढाल मंद पाया जाता है और अधिकांशतः बाढ़ की दशा में रहती है। जी हाँ, इस जो अपवाह तंत्र की प्रमुख जो
नदी तंत्र है उनमें देखिए हम आज जो है उत्तर भारत का अपवाह तंत्र या हिमालयी नदियों के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए निम्न 3 जो है नदी तंत्र इस प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले इसमें जो शामिल किया जाता है सिंधु नदी तंत्र, फिर इस प्रकार में शामिल किया गया है गंगा नदी तंत्र। अगले रूप में इसमें जो शामिल किया जाता है वह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जी हाँ, देखिए सिंधु नदी तंत्र में ऐसा आता है, शामिल किया जाता है अधिकांश है कि सिंधु नदी का परिवार जो है वो अपवाह क्षेत्र नदियों की संख्या और लंबाई के अनुसार जो है वो सबसे बड़ा परिवार है। देखिए हमने इस टॉपिक से पहले सुना है, नदियों के परिवार से पहले हम लेते हैं, हमने सुना है ताऊ ताई का परिवार। आज हम इस तंत्र में सीखने का प्रयास कर रहे हैं सिंधु नदी का अपना बड़ा परिवार। देखिए सिंधु नदी के रूप में जो है वो जो क्वेश्चन इसमें जो बन पाते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन पाता है सिंधु नदी की कुल लंबाई। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है ये है 2880 किलोमीटर। इसी प्रकार जो है सिंधु नदी की भारत में कुल जो लंबाई है ये है 1114 किलोमीटर। इसी प्रकार इससे संबंधित जो है वो अगला क्वेश्चन इससे संबंधित जो बन पाता है अधिकांशतः नदियों से संबंधित इस क्वेश्चन को अधिकांशतः पूछा जाता है, जिसमें उद्गम स्थल देखिए सिंधु नदी जो है सिंधाबाद नामक जलधारा मानसरोवर झील के निकट से यह नदी उद्गम होकर के और उत्तर पूर्व की ओर ये नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में लेह जिले में प्रवेश करती है। इसका जो समाप्ति स्थल है यह है नदी देखिए कराची बंदरगाह के पूर्व में यह है अरब सागर में जो है गिर जाती है। इस प्रकार सहायक जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियों के रूप में हम एक सूत्र जानने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः इसकी सहायक नदियों में सतलज नदी आती है और सतलज नदी के बाद में इसमें जो है रावी नदी आती है, रावी के बाद में मुख्यतः और चिनाब नदी इसमें शामिल की जाती है, चिनाब के बाद में और झेलम नदी उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो है इसमें शोक और गिलगित भी इसी में मिल जाती है। परिणाम स्वरूप ये जो नदी है कुछ दोआब का निर्माण करती है। हमें मुख्य दोआब में से सिंधु से संबंधित जो दोआब बन पाता है वह है झेलम और सिंधु के मध्य वह है सिंधु दोआब। इसी प्रकार जो है विशेषताओं के रूप में देखिए सिंधु नदी के किनारे पर कालांतर में जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे पर हुआ। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है इसी नदी के किनारे पर हुआ था। आगे बढ़िए। इस प्रकार जो क्वेश्चन नदियों से संबंधित अधिकांश तक पूछा जाता है, जिसमें उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल और सहायक नदियों को अधिकांश तक पूछा जाता है कि सर आज हमें आप ऐसा की बता दीजिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि सदैव विवाद की दशा में रहता है, जिसमें प्रवाह क्षेत्रफल और नदियों की लंबाई सदैव विवाद की दशा में रहती है। इन्हें प्रश्न के रूप में कम शामिल किया जाता है। जी हाँ, सहायक नदियों का सूत्र हमने ये है जो सिंधु की सहायक नदियों का सूत्र क्रिएट किया है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सूत्र है जीजा सा। देखिए एक सालिजी अपने जीजासा को निर्देशित करती है कि जीजा सा आरजेएस बनो या विशी नहीं तो मास्टर जी बन करके तो गिरफ्तार ही है। इस सूत्र के माध्यम से आप नदियों को
याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जी से आपको जो नदी जानना है वह है जासर, जो कि इसके सहायक नदी है। नेक्स्ट जे जा से जो आता है वह नहीं, जा से जासर। जे आई से जो नदी है वह है गिलगित, और फिर ऐसे से जो नदी आती है वह है शोक। आगे जो है आर से जो नदी हम ज्ञात कर सकते हैं वह है रावी। इसी प्रकार जे से जिस नदी को हम जान सकते हैं वह है झेलम। इसी प्रकार एस से जिस नदी को हम ज्ञात कर सकते हैं वह नदी है सतलज। और इसी प्रकार जो है वी से जिस नदी को हम ज्ञात कर सकते हैं वह है व्यास। और सी से जिस नदी को हम ज्ञात कर सकते हैं वह है चिनाब। मानचित्र में देखने का प्रयास कीजिएगा। मानचित्र में चुनकी जो है वह ये मानसरोवर झील है। जीवा के अंदर मानसरोवर झील का जो उत्तरी क्षेत्र है, इस उत्तरी क्षेत्र से जो है सिंध तालाब नामक जलधारा से ये नदी उद्गम होने के बाद लेह जिले में भारत में प्रवेश करती है, और ये उत्तरी जो है ग्लेशियर के क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए और ये नदी दक्षिण पश्चिम में मुड़ करके और ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद पाकिस्तान के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से और मध्य क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए कराची बंदरगाह के निकट अरब सागर में यह जो है प्रवाहित हो जाती है। इसी प्रकार प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले सतलज नदी आती है, सतलज की सहायक व्यास नदी। इसके बाद में जो है रावी नदी, रावी के बाद में इसकी प्रमुख है सहायक नदी चिनाब, और चिनाब के बाद में झेलम नदी। इस प्रकार सतलज नदी इन समस्त नदियों का जल लेकर के सिंधु में प्रवेश कर जाती है, और यह नदी जो है अधिकांशतः जो है सभ्यता के विकास की न केवल आधार रही है, परंतु जो है वर्तमान में भी यह नदी भारत और पाकिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकॉन बटन दबाना भी नहीं भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद।